आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों बहुत ही ज़रूरी काम। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। तो मैं सचिन, आपका प्रियतम सर, आप सभी लोगों के बीच हूं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों बहुत ही ज़रूरी काम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स भी आने वाला है क्लास 10th का और पूरी तैयारी होने वाली है क्लास 10th की। अब उसे क्रैश कोर्स तो नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि पूरा कोर्स ही हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि आप सैम्पल पेपर को एक बार ज़रूर से करें। ऑल्दो आप वहाँ पर भी सैम्पल पेपर्स करेंगे सॉल्व, हम आप लोगों को सैम्पल पेपर्स भी देंगे, वहाँ पर भी आप लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मेक श्योर आप लोग यहाँ पर भी जो आपका ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर आया है आप लोग उसको भी ज़रूर से सॉल्व करें। तो चलिए ज़रा बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो आज बात करने वाले हैं हम लोग, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर बात करने वाले हैं पार्ट ए के बारे में। ठीक है बच्चों, पार्ट ए के बारे में आज बात करेंगे और आप लोग जरूर से अपने रिव्यू दीजिएगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, मतलब जो भी आप बताना चाहें जरूर से बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ पर्सनली। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जरा यहाँ पर। अगर हमसे बोला गया कि 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो आप लोगों को 180 दे रखा है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई आप लोगों को 180 दे रखा है, तो अब आप लोगों को अगर बोला जाएगा कि भाई इसका HCF जो है, इसका HCF इन 2 नंबर्स का जो HCF है वो 3 है, तो आप ये बता दीजिए कि इसका LCM जो होगा वो कितना होगा। इसका LCM जो है वो कितना होगा। बेटा बहुत प्यारी सी बात है, बहुत समझदारी वाली बात है और इसे मैं बोलूंगा नहीं कि बिल्कुल भी मुश्किल है ये, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब कभी भी हम लोगों को इस तरीके की कंडीशन दी जाती है या इस तरीके की सिचुएशन में हम होते हैं तो हमेशा हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पर हमेशा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है HCF इनटू में LCM के उन दोनों नंबर्स के। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो मेरे को पता है बच्चों कितना है, 180 है। HCF भी मेरे को पता है कितना है, 3 है। बस मेरे को बच्चों LCM नहीं पता है, तो मैं LCM पता लगा लूंगा, इससे से कैंसिल करूंगा तो 60 आ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि LCM ऑफ XY इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मैं यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बोल सकता हूँ। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है जरूर से, मुझे उम्मीद है आप लोग बताएंगे भी कि आप लोग को किस तरीके का सोल्यूशन लगा। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अत्यंत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है 14,587 लिखा हुआ है और अपॉन में लिखा हुआ है 2 की पावर जो है 1 लिखा हुआ है और 5 की पावर जो है वो 4 लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों से ये बात की जा रही है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा आप लोगों को क्या ये पता है कि जब कभी भी आप लोगों को नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने होते हैं जिनके बाद आपका डेसिमल आएगा, नंबर ऑफ डिजिट, अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट पता करने हैं तो क्या होता है, आपको अपॉन में देखना होता है कि 2 और 5 लिखे हैं नहीं लिखे हैं। फिर अगर इसकी पावर m है और n है, आपको ये देखना है कि किसकी पावर हाईएस्ट लिखी हुई है, हाईएस्ट पावर ही आपका वो हो जाएगा कि भाई इतने पॉइंट्स के, इतने नंबर्स के बाद यहाँ पर डिजिट आएगी, मतलब पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 4 है, तो कितने पॉइंट्स के बाद आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा। तो आपके डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आफ्टर 4 डिजिट। सिंपल हो गया भाई, आफ्टर 4 डिजिट आ गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना भाई, एम में और एन में आपको कंपेयर करना होगा कौन सा बड़ा है। पहली बात तो ये कि नंबर वो है, नंबर एंड होगा, इसकी क्या कंफर्मेशन होती है, नंबर एंड होगा, नीचे जो है वो 2 और 5 के फैक्टर मिलने चाहिए, और 2 और नंबर में कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये कैसे पता चलता है, वो 2 और 5 में से देखना पड़ता है किसकी हाईएस्ट पावर दे रखी है। ठीक है ना, पता चल गया। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वो है 3x का स्क्वायर और आपको दे रखा है -kx, ठीक है, और प्लस में 6, ये चीज दे रखी है, और इज इक्वल इज 3, ठीक है ना भाई, इस 3 दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी आप लोगों के पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, तो आप लोगों के पास इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। भाई सम ऑफ रूट सभी लोगों को याद होते हैं, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी याद होता है लोगों को, c/a होता है। नहीं है याद तो मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अच्छा इसी के साथ में तुम लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि सम ऑफ रूट यहाँ पर तो 3 दे रखा है, यानी कि माइनस का b/a इज इक्वल्स टू में 3 होगा, लेकिन ये माइनस का b, अच्छा b होता क्या है जो x के साथ लिखा हो, a होता क्या है जो x स्क्वायर के साथ लिखा हो।
तो माइनस मैंने यहां लिख दिया, बी कितना है बच्चों माइनस का के है, ए कितना है बच्चों 3 दे रखा है, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू में 3 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू में कितना हो गया 9। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू में 9 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए जी बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, शुरू में ये जो 2 क्वेश्चन थे हमारे पास ये चॉइस में थे, ठीक है ना, बट हम लोग यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, हम लोग तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए जी बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x², देखिए भाई 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 3 आपको ये दे रखा है, और यहां दे रखा है 6x प्लस में ky इज इक्वल्स टू में 8। तो आप एक काम करिए कि भाई यहां पर लिखा हुआ है 3x प्लस में y माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं आप लोग 6x प्लस में ky माइनस में 8 इज इक्वल्स टू में 0। भाई जब कभी भी आप लोगों से बोला जाए कि डू नॉट दे डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन, इसका मतलब वो लाइंस जो है वो पैरेलल है, पैरेलल है, कभी जाकर के नहीं मिलेंगे भाई। या तो ये होता है कि एक पॉइंट पे मिलेंगे, या तो भाई ये होता है कि लाइन के ऊपर लाइन, यानी कि हम सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हैं, यहाँ पे एक आंसर है, यहाँ पर एक भी आंसर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन के लिए क्या करना होता है, आपको पता होता है कि a1 अपॉन में a2 भाई इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। तो यहां पर ऐसा कुछ चलता है, तो आपको सिर्फ इतने पर ध्यान देना है। आपने इतने से क्या उठाया, आपने इतने से बोला कि भाई साहब 3 अपॉन में अगर मैं 6 लिख दूं यहां पर, और मैं यहां पर क्या लिख दूं, ये बोल दूं कि 1 अपॉन में k कर दूं, तो अगर इससे मैं इसको कैंसिल कर दूं तो यहां पर 2 आ जाएगा, और दोनों को उचका दूं यानी कि ये उछल करके यहां गया, ये उछल करके वहां गया, तो k इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम लोग समझ जाए तो आसान ही है, वैसे तो आसान ही है, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने स्मार्ट हैं, आप लोगों को बस चीजों को ध्यान रखना है। भाई देखो अगर तुम इसके बारे में बात करते तो क्या हो जाता, तो ये शुरू वाला भी बराबर नहीं होता, मतलब शुरू में ही आपको a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 मिल जाता, ठीक है। और बाद वाले को देखना ही नहीं था भाई, यहां पर तो तीनों को लगाया गया है। अगर जो शुरू वाले ही बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हो गई, शुरू वाले बराबर हो गए तो ये वाली कंडीशन, अगर तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब आखिरी वाली कंडीशन, मतलब कि एक ही लाइन है, तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक ही लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन बनी पड़ी है बस, ठीक है ना। चलिए जी बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमसे पूछ रहे हैं कि 3 चेयर, मैं गया मार्केट 3 चेयर लेने गया बच्चों, 3 चेयर लेने गया, एक टेबल ली मैंने और मुझे देने पड़े 1500 रुपए। मैं अब यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, तुम थोड़ा सा अगर इसे सोचोगे ना तो तुम्हें अपने आप से ना फील होकर के इक्वेशन बनानी आ जाएगी। 6 चेयर ली मैंने, एक टेबल ली मैंने, 2400 रुपए दिए। भाई देखो यहां पर गया था, लेट से यहां पर गया मैं, यहां पर गया मेरा भाई, तो जब मैं गया तो मैंने 3 चेयर ली, एक टेबल ली, मैंने बोला कि भाई मैंने तो 1500 रुपए दिए थे। भाई मेरा भाई गया, उसने बोला कि 6 चेयर ली थी और एक टेबल लिया था, उसने बोला कि भाई मैंने तो दिए 2400 रुपए। तो मैंने बोला कि यार फिर इसका मतलब हम लोगों ने अगर एक रेट निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं, क्या मेरे पास इतना दिमाग है, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं? अरे बिल्कुल सोच सकता हूं भाई। अगर मैं यहां पर बोलूं लेट मैं यहां पर बोल सकता हूं प्राइस ऑफ, या फिर आप कॉस्ट भी बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ 1 चेयर कितनी हो जाएगी आपके पास, x हो गई मान लीजिए। और यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं प्राइस ऑफ 1 टेबल, वो कितनी हो सकती है भाई, वो भी आपने y मान ली। तो इसका मतलब भाई एक का कॉस्ट आपने माना है ना x, तो अगर एक चेयर का कॉस्ट अगर आप लोगों ने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो यानी कि 3 चेयर ली आपने, 3 चेयर ली और एक टेबल ली, तो कितने हो गए 1500 रुपए। और फिर क्या किया, 6 चेयर ले ली और फिर क्या किया, एक टेबल ले ली, तो कितने रुपए हो गए, 2400 रुपए हो गए। अच्छा कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने ना बैठे, सिर्फ इक्वेशन बनाने को बोला है, सॉल्व करने ना बैठे बच्चों इसको, ये आपका काम यहां पर खत्म हो चुका है। 1 नंबर में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, सॉल्यूशन नहीं पूछेंगे वो इसका आप लोगों से। 1 नंबर वाले को उसी के नंबर के हिसाब से स्मार्टली अगर चलना है, अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको स्मार्टली चलना होगा, और स्मार्टली चलने का मतलब ये होता है कि तुम मुझे जितना देगा मैं सिर्फ उसी के हिसाब की तुम्हें वैल्यूज दूंगा। भाई अगर तुम मुझे सिर्फ 1 नंबर देने वाले हो, इसमें मैं सोल्यूशन निकाल के क्यों दूंगा इसमें, या फिर मैं ज्यादा काम इसमें क्यों करके दूंगा। हाँ मैं समझा रहा हूं तो मैं तुम्हें जरूर बता देता हूं, लेकिन तुम लोग उतना ही करना जितना जरूरत है, ठीक है ना। चलिए जी बात करते हैं, यहां पर एपी का क्वेश्चन आया हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 5 में एपी के बारे में पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसा है 27 है यहाँ पर, 24 है यहाँ पर, 21 है यहाँ पर, इसी तरीके से चल रहा है सारी कार्य। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि विच टर्म गोइंग टू बी जीरो। भाई कौन सी टर्म होगी जो जीरो होगी? मैं मान करके चलता हूं कि कोई एक टर्म है जो कि इक्वल टू किसके आ रही है, जीरो की आ रही है। भाई लेकिन ये जो होती है ये होती क्या है? अगर मैं पूछना चाहूं ये होती क्या है, तो इसका तो फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, जग जहान में जाहिर है सबको। भाई वो क्या होती है, जीरो बोल रहे हैं वो, एक मिनट रुकिएगा, 20 नहीं बोल रहे हो, जीरो बोल रहे हैं, ठीक है ना। ए एन, वो क्या होता है बच्चों, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। मुझे ये भी पता है, मुझे ये ए भी पता चल रहा है कि जो मुझे पहली टर्म दिख रही है। अच्छा मैं डी पता लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं क्योंकि मुझे 3 टर्म्स दे रखी हैं। भाई मेरे को ये एन नहीं पता है कि कौन सी टर्म होगी। टर्म क्या होगी ये पता है मुझे, जीरो होगी, लेकिन कौन सी टर्म होगी मुझे ये नहीं पता। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? मैं बोलूंगा यहां पर डी तो मेरे पास हो जाएगा बच्चों 24 माइनस में 27, यानी कि मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है जी। अच्छा फिर इसके बाद में क्या करूं, ए तो मुझको पता चल गया 24 है, ठीक है भाई। ए एन भी मेरे को पता चल गया 0 है। मेरे को बस मेरे को डी भी पता है, मेरे को बस एन पता करना है क्या होगा। मैं तो पता लगा लूंगा, सर ने मुझे फॉर्मूला बताया, मैं उस फॉर्मूला डायरेक्टली रखूंगा और मैं पता लगा लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 27 और प्लस n-1 इंटू में डी कितना है मेरे पास बच्चों, यहाँ पर डी है मेरे पास माइनस का 3। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा 0, 27 प्लस में ये दोनों माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3n। तो माइनस का ये 30 हो जाएगा, माइनस का 3n उछल करके इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो 3n बना देगा, कितना हो जाएगा 30। इसने इसे कैंसिल किया तो n इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू में आपके पास आ गया कितना बच्चों, 10 आ गया। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि यहां पर हमें d इज इक्वल टू में कितना दे रखा है बच्चों, -4। चॉइस में ही उसी के साथ। अब n की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है यहाँ पे 7 और a n की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को 4। ठीक है, तो आप लोगों के पास इस तरीके की कुछ चीजें हो गई। अब आपको चाहिए क्या इसमें, वो आपसे डायरेक्टली पूछना, भाई ए बता दो। भाई अभी भी सेम फॉर्मूले पर आप लोगों से सवाल किया गया था, दोबारा से वही सवाल किया जा रहा है सेम फॉर्मूले पर, यानी कि ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस में n-1 इंटू में डी। इन्हें नहीं जीने देना है। तो भाई साहब यहां पर 4 आ गया, यहां पर a आ गया जो कि पता ही नहीं है, n पता है 7 माइनस 1 हो जाएगा, d पता है माइनस का 4 हो जाएगा। भाई साहब वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर मिल जाना है। चलिए जरा रख देते हैं, a यह तो 6 हो गया तो माइनस का 24 आ गया, माइनस का 24 उछल करके हिलना जाएगा तो 24 प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में a कितना आ गया 28 इज इक्वल्स टू में a। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि a इज इक्वल्स टू में आपको मिल जाएगा कितना, आप लोगों के पास a इज इक्वल्स टू में मिल जाएगा 28। ठीक है जी। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई 9x² प्लस में 6kx प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0 दे रखा है आपको। तो यहां पर जो रूट्स है ना वो इक्वल है। बेटा रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac होती है अपॉन में 2a। जब इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ax² प्लस में bx प्लस में c होती है। बेटा मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जब रूट्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये चीज जो है वो 0 होगी। ये चीज 0 होने का मतलब क्या है कि b² माइनस में 4ac इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा बेटा इसमें b कितना है, b है आप लोगों के पास 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बच्चों 9 है। अच्छा c कितना है यहाँ पर 4 है, इज इक्वल टू में किसके रखना है 0 के रखना है। रखो बेटा, इसका स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, 36k का स्क्वायर यहाँ रखोगे तो 9 4 4। अब एक बात बताओ, 9 चौक 36, तो 9 और 4 से ये 36 गया। अब k² इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी +-2, क्योंकि आप यहाँ पर +2 भी रखोगे तो भी आपके पास इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 भी रखोगे तो भी इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4 ही आने वाला है। ओके ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं आगे की तरफ। टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता आप लोगों का, इसीलिए हम लोग टाइम नहीं लगा रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। x² प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0 आ गया बच्चों। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसको किस तरीके से फाइंड द रूट ऑफ दिस, भाई सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये स्प्लिट हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है स्प्लिट, क्योंकि
यहाँ पर जो 1 दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई अगर 10 में कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 10। अब मुझे इसको 7 जैसे में तोड़ना है। 7 को मैं कैसे तोड़ दूं भाई, बिल्कुल आसान है। 5x प्लस में 2x प्लस में 10 आ गया इज इक्वल्स टू में 0। भाई इन दोनों को लपेट लो साथ में तो x प्लस कितना आ जाएगा 5। फिर यहाँ पर 2 लपेट लो तो कितना आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन निकाल लो तो अंदर कितना बचा आपके पास, x प्लस 2 बचा इज इक्वल्स टू में 0। तो आपको रूट्स पता करने थे, एक बार रखिए किसको, x प्लस 5 को रखिए इक्वल टू में 0 और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -5 और एक बार x प्लस 2 रखिए इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू में -2। ठीक है जी। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आ गई, ये आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू में -2 और -5। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भाई साहब यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है आपको कितनी है, 30ax का स्क्वायर -6x प्लस में 1 इक्वल टू में 0 और बोल रहे हैं कि नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है। इसके रियल रूट्स नहीं होने का मतलब क्या है भाई, देखो रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। ठीक है, अगर इसके रियल रूट बनाने के लिए ना ही तो ये जिम्मेदार है ना ही ये जिम्मेदार है, सिर्फ ये जिम्मेदार है। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो ये नेगेटिव कब होगा, जब b स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा, जब 0 से कम रहेगा तब होगा। लो जी यहाँ पे रखो भाई, b स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0 हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं, बहुत देर से एक ही कलर पे चल रहे हैं। तो b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4 a कितना हो जाएगा मेरे पास 30 और यहाँ पर a भी मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में, c कितना है मेरे पास 1 है। लेस देन 0 चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई प्लस माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी साइन चेंज होगा नहीं, बस चीजों को इधर उधर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। साइन सिर्फ तब चेंज होता है जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करता हूँ कोई भी नेगेटिव नंबर से। ठीक है ना, सिर्फ तभी चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता ये। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 36 और यहाँ पर मैं इसको वहां फेंक देता हूँ तो 4 इंटू में 30 इंटू में a लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ। तो अगर आप इससे इसे कैंसिल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आप लोग यहाँ पर कितना बोल सकते हैं 3, इसको पॉजिटिव 10 और डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ गया ये। तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि जो a की वैल्यू रहने वाली है वो बड़ी रहने वाली है 3/10 से। जो a की वैल्यू है बच्चों वो बड़ी रहने वाली है पूरी उम्र। अगर आपको इसके नो रियल रूट्स करने हैं, अगर इसके नो रियल रूट्स करने हैं तो a की वैल्यू को आप हमेशा बड़ा रखेंगे। किससे बच्चों, किससे, आप इससे बड़ा रखेंगे। ठीक है, 3/10 से। चलिए जी बात करते हैं आगे की तरफ। आप लोगों से पूछा गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया आप लोगों से कि PQ की जो लेंथ है, ये जो PQ लेंथ है ये आप लोगों को दे रखी है 28। तो आपको एरिया बता देना है, सॉरी पेरीमीटर बता देना है, इसका बता देना भाई, ट्राइंगल का पेरीमीटर PLM का। वैसे मैं वो डायरेक्ट बता दूं तो 2 इंटू में इसकी लेंथ हो जाएगा 28 यानी कि 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कैसे आ जाएगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। इसको लिखने का एक तरीका देखते हैं हम लोग। इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, अगर इसकी पूरे की आपको पैरामीटर चाहिए तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ, मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, पेरीमीटर ऑफ PLM। चलिए जरा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, PL, देखो भाई PL प्लस में LM लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको, PM लिखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नहीं। ठीक है, PM। ठीक है, अब यहाँ पर PL को क्या लिख सकते हो बेटा, अब ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर मेरी बात जो है वो आप लोगों को बहुत जरूरत रहेगी। भाई PL को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं PL को लिख सकता हूँ PQ माइनस में LQ, मैं लिख सकता हूँ भाई PQ माइनस में LQ करके लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी के बाद फिर मैं यहाँ पर इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, LM को क्या लिख सकता हूँ, LM को लिख सकता हूँ LN प्लस में NM ऐसे करके लिख सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं PM को क्या लिख सकता हूँ, मैं PM को लिख सकता हूँ बेटा
पी टी माइनस में एम टी करके लिख सकता हूं, बोलो हाँ। अब मैं एक बात बताता हूं, देखो भाई इस पॉइंट से इसके ऊपर और इसके ऊपर टेंजेंट पड़ रहा है तो ये बराबर है इसके, इस वाले पॉइंट से इस पे पड़ रहा है तो ये बराबर है इसके, अब इस वाले पॉइंट से पड़ रहा है तो पी क्यू बराबर है इससे। तो यानी कि यहां से जो चीजें मुझे पता चली, मुझे ये पता चला कि एल एन जो है वो बराबर है एल क्यू के, एन एम जो है वो बराबर है बेटा एम टी के, और पी क्यू जो है बेटा वो बराबर है पी टी के, ठीक है ना, पी क्यू बराबर है पी टी के। अब यहां से क्या होता क्या है, यहां से अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, तो मैंने क्या बोला, एम टी जो है वो एम टी जो है बराबर है एन एम के, तो एन एम ये रहा, तो इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, दोनों बराबर है, प्लस माइनस में हो गए। फिर उसके बाद एल एन, भाई एल क्यू ये रहा और एल एन ये रहा, एल एन ये रहा और एल क्यू ये रहा, कैंसिल हो गए। अब बचे ये दोनों, भाई ये दोनों भी बराबर हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब आप इसको 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू नहीं बोल सकते, और पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है 28, तो कितना हो जाएगा 56। मैंने आपको प्रूफ बता दिया, लेकिन आप अगर इतना भी लिख दोगे तो भी आपका चलेगा, क्योंकि यहां पर यह आंसर हो गया इसका सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुछ कहते हैं, ये बोलते हैं कि भाई साहब इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है जी। देखिए अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और वो बोल रहे हैं कि दो टेंजेंट है ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है भाई 60 डिग्री बना रहे हैं, दो इस तरीके से कर दिया मैंने, ये यहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर गई, तो इसका मतलब ये कितना बन गया होगा, अब यहाँ पर ये एंगल इसको बाइसेक्ट करेगा तो 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है जी। अब वो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, भाई देखो जो इसकी लेंथ रहेगी वही इसकी लेंथ रहेगी, ये बात तो कन्फर्म। ये ओ मान लिया हमने, ठीक है, ये ए मान लिया और ये मैंने मान लिया बी। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि, और यहाँ पर जब कहीं भी कोई टेंजेंट यहाँ पे रेडियस के साथ आते हैं तो कितना बनाता है 90 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ आपसे ट्राइंगल, मैं आपसे बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी में। अब हम लोग क्या बोलेंगे, भाई देखो ये 90 डिग्री कुछ इस तरीके से बन रहा है डायरेक्टली, यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर ही हो गया 90 डिग्री, ये आपको पता है 3, आपको इसकी लेंथ चाहिए, जब भाई इसकी लेंथ मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ मिल गई, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को पता है ना भाई ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या होता है बेस, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो 10 एंगल कितना निकल रहा है यहाँ पर 30 डिग्री निकल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन में यहाँ पर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसको क्या मान लो बच्चों x मान लो, ठीक है ना। तो आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हो 1 अपॉन में √3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में x हो जाएगा, तो x यहाँ गया तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3, ये आपके पास आपका जवाब हो गया, ये लेंथ हो गई सेंटीमीटर में। और अगर आप लोगों से बोले कोई इसकी भी लेंथ बताओ तो इसकी लेंथ भी सेम रहने वाली है, कहीं सम तो नहीं पूछ लिया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, भाई निकाल ली 3 इंटू में √3, अगर वैसे करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट बिल्कुल दे रखे हो तो कर देना, अदरवाइज ऐसे भी लिख दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए जी बात करते हैं इसी के साथ जो चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया हुआ था उसको भी देख लेते हैं। पी क्यू इज द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है भाई देख लो जरा यहाँ पर विद सेंटर ओ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि पी क्यू एक टेंजेंट आ रही है, इस पर पी क्यू, यहाँ पर पी है और मान लो यहाँ पर क्यू है, ठीक है, किसी पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट आ रही है पी क्यू, और ये एक इस तरीके से अब टेंजेंट बना दिया इन्होंने ओपी क्यू को एक टेंजेंट बना दिया। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, फाइंड द एंगल ऑफ ओ क्यू पी, ये वाला एंगल आपको पता करना है, ये वाला एंगल आपको पता करना है, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल आप क्या मान करके चलो ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जहां कहीं पर भी कट करते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, ये बात हमको पता है। वो आइसोस्केलस बोल रहा है, भाई एक बात बताओ, जब वो आइसोस्केलस बोल रहा है तो क्या ये दोनों की दोनों, मैं यहां पर कुछ बात बोलना चाहूंगा, क्या ये दोनों की दोनों जो साइड्स हैं वो दोनों की दोनों साइड्स बराबर नहीं होंगी, भाई साइड्स बराबर नहीं होंगी वरना आइसोस्केलस कैसे बोल सकते हो। और यहां पर तुमको पता है अगर ये वाले इस वाले एंगल को तुम ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, तो भाई तुम्हें पता है ना एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में। अब तुमको पता है कि ये तो भाई 90 डिग्री है,
तो और ये चीज वहां पहुंचेगी तो कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और आइसोस्केलस होने का मतलब क्या है, दूसरा कोई देखो भाई 90 डिग्री के साथ तुम ये नहीं बोल, आइसोस्केलस की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये दो एंगल जो है वो सेम होते हैं, दो एंगल सेम होते हैं, दो साइड भी सेम होती है। तो बेटा दो आइसोस्केलस में अगर दो एंगल सेम है तो भाई बचा हुआ 90 डिग्री, ये दोनों सेम ही तो होने चाहिए, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू में एंगल क्या होना चाहिए C के। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। इससे इसे कैंसिल किया तो एंगल B कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग कितना लिख सकते हो, एंगल B इज इक्वल्स टू में 45 डिग्री। आप लोग यहां पर ये बात लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो, क्योंकि आइसोस्केलस है, दोबारा से सुन लो, क्योंकि आइसोस्केलस है तो दो साइड्स भी दो एंगल जो है वो बराबर रहने वाले हैं। दो एंगल बराबर रहने का मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास यहां पर दो एंगल, क्योंकि कोई एक एंगल तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 90 डिग्री के साथ बराबर हो जाए, क्योंकि 90 डिग्री के साथ बराबर हो गया तो तीसरा एंगल ही नहीं बना, फिर तो तीसरा एंगल ही नहीं होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब 90 डिग्री तो एक अदर एंगल है, बचे हुए दो एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जी बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने पूछा है कि इन द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल हम लोगों ने लिया ABC, ठीक है ना, ए यहां ले लिया, बी यहां ले लिया और सी यहां ले लिया। तो डी जो है वो बोल रहे हैं AB पर है, ठीक है। ई जो है वो बोल रहे हैं कि AC पर है, ठीक है बच्चों। फिर यहां पर वो बोल रहे हैं कि ए हो गया, बी हो गया, रिस्पेक्टिव सच दैट DE बाई DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है जी, AE। अब यहां पर अगर हम AE की बात करें, इसकी लेंथ जो आपको 2 दे रखी है, AD की लेंथ यहाँ 3 दे रखी है, BD कहां पर है भाई, BD की लेंथ यहाँ पर 4.5 दे रखी है, CE यहां पर मान लो ये x दे रखा है। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, कभी भी ट्राइंगल में बेस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन दे रखी है, आपको करना क्या है यहाँ पर, तो सिंपल हो जाएगा 3/4.5 इज इक्वल्स टू में 2/x हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 15 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देख लो आप लोगों के पास आपका जवाब आ गया, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर। चलिए जी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द फिगर ऑफ B1 B2 A1 A2 A3, वो हमसे पूछ रहे हैं भाई ये बताओ कि हैव द मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस, ये सारे के सारे मार्क हैं, ये जो B5 है, B4 है, B3 है, B2 है, B5 है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। वो बोल रहे हैं जो C है ना, ये जो C है ना, आप ये बताओ कि किस रेशियो में कट करो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और भी इधर उधर बुक्स में आप जाओगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, जो भी नीचे दे रखा है वो कितने रेशियोज में है, यहाँ तक A8 तक, तो 8, और जो ऊपर दे रखा है कितना है 5, ये इस रेशियो में बांट रहा है इसको, बात खत्म हो गई। कुछ सोचना समझना ही नहीं है बच्चों, मैं क्लियर करके आपको बता दे रहा हूं कि डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है ना बच्चों, डायरेक्टली आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों से क्या बोला कि भाई साइन A प्लस में कॉस B इज इक्वल्स टू में 1 दे रखा है आपको, और A जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। तो साइन 30 प्लस में कॉस B इज इक्वल्स टू में 1, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में कॉस B कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, वो पता लगाना है। तो इसको उछाल करके यहाँ पे फेंक दो, तो कॉस B इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 1 माइनस में 1/2 यानी कि 1/2। अब भाई कॉस 1/2 कब आता है, अगर आप कॉस B इज इक्वल्स टू में 1/2 रख देंगे तो ये कब आता है भाई, ये आता है B इज इक्वल्स टू में 60 डिग्री पर। भाई कॉस 60 डिग्री होता है तभी तो कॉस 60 पे ही तो 1/2 देता है, 30 पे तो √3/2 देता है। तो निकाल लिया आंसर, सिंपल। अब हम लोगों से पूछ रहे थे कुछ ऐसा कि भाई ये बता दो कि भाई जब x की वैल्यू आप लोगों को 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और y की जो वैल्यू है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा दे रखी है, तो आप ये बताओ कि अगर आप x प्लस वाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट y जो है वो +1 दे रखा है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। बेटा बहुत आसान है, आप x की जगह पे रखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लो तो अंदर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस में 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है भाई? पूरी जिंदगी आप लोगों ने याद किया है कि इसकी वैल्यू 1 आती है, ये तो आपको याद ही है ना, ये तो फॉर्मूला भी होता है। तो 2 × में 1 प्लस में 1 आपके पास आ गया बच्चों 3, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, बात खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं इसमें। चलिए जी, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वो बोल रहे हैं हमसे कि इन अ सर्कल डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। एक सर्कल के अंदर जो है, जो डायमीटर है बच्चों, वो दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? रेडियस कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है जी, सेंटर पर पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, तो लेंथ ऑफ आर्क बता दो भाई। भाई देखो, अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना, तो अगर आपको आर्क की लेंथ पूछनी है तो मैं, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है बच्चों? वो होता है जो भी आपका एंगल है, ठीक है भाई, थीटा, अब इसे थीटा लिखते हैं ना, थीटा अपॉन में 360, ठीक है, 360 इंटू में 2πr, आप इसे इस तरीके से लिखते हैं भाई। यहाँ से आर पता चल गया, एंगल कितना है? 60 है, तो अगर एंगल 60 है अपॉन में कितना लिखोगे? 360 लिखोगे, इंटू में 2πr कितना है बच्चों? यहाँ से 21 आ गया, ठीक है बच्चों। इससे इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इधर से इधर 3 आ गया, 3 से इसे कैंसिल किया तो यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7π सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई लेंथ ऑफ आर्क। ये कितनी हो गई आप लोगों के पास? लेंथ ऑफ आर्क हो गई आपका, ये हो गया आपका जवाब। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की मेरी सारी की सारी बात जो है, गल्ला जो है वो समझ में आ रही होंगी, गल्ला, ठीक है जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 12 solid spheres of the same radii are made to be made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आप क्या बना रहे हो? 12 सॉलिड स्फीयर बना रहे हो, ठीक है ना। किसके थ्रू बना रहे हो? कि आपने कोई एक सिलेंडर था, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, एंड इसकी हाइट कितनी है बच्चों? इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी मेल्टिंग की बात हो रही है ना, तो तुम लोगों को हमेशा ये समझ करके चलना है कि यहां पर बात होने वाली है यार, यहां पर ये लोग जो करने वाले हैं वो है वॉल्यूम की बात। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आप लोग यहां पर ये बात कह सकते हो कि भाई वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर इज इक्वल्स टू में इसका वॉल्यूम। भाई वो इसका वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर। आर कितना होगा इसका? भाई अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच कितना? 16 हो गया, ठीक है भाई। तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू में दिस, तो 12 थे ये कितना हो जाएगा? पाई। इसका आप लोगों ने पूछा क्या? इसका डायमीटर पूछा है हर एक स्फीयर का, तो डायमीटर बता देंगे, पहले इसका रेडियस मान करके चलते हैं कि कैपिटल आर है, तो कितना हो जाएगा भाई? 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, तो आर का क्यूब यहाँ पे लिख दिया, तो पाई यहाँ पे आ गया 16। तो अगर इसे कैंसिल किया तो यहाँ 4 आ गया, 4 ने 16 को कैंसिल कर दिया, पाई से पाई का हिसाब हो गया, तो आर का क्यूब कितना आ गया आप लोगों के पास? 1 आ गया। और अगर पॉजिटिव 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गई? आर की वैल्यू जो हो गई आपके पास 1 आ गई, 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यानी कि रेडियस आपके पास कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर आप लोग क्या बोल सकते हैं? डायमीटर ऑफ सर्कल बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि सेम ही रहने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए जी, बात करते हैं यहां पर, अब बात कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। डबलेट, बेटा डबलेट का मतलब क्या होता है? 1 का आना, दोनों पर दो डाई का, जब आपने डाई फेंका तो 2 आ जाना, 3 आ जाना, 4 आ जाना, 5 आ जाना, और 6 आ जाना। लेकिन जब कभी भी हम बात करें यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 36। भाई जब आप 2 डाई फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36 होते हैं बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 36,
टोटल टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हमारे 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है जो फेवर में है अपॉन में जो टोटल में है वो लिख दो। तो मेरे फेवर में क्या है, मेरे फेवर में डबलेट का आना, तो भाई मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए, और टोटल कितने हैं 36 है, तो कैंसिल करा तो कितना आ गया 1/6 आ गया, बात खत्म हो गई। इसी के साथ जो चॉइस में इसके साथ क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ठीक है, क्वीन टोटल कितनी होती है भाई, क्वीन जो टोटल होती है वो होती है 4 भाई, इसमें से दूठो रेड होती हैं और दूठो ब्लैक, दूठो ब्लैक। तो अब दूठो रेड और दूठो ब्लैक, और उसमें से बोला कि ब्लैक चाहिए सिर्फ, और टोटल कार्ड्स कितने, टोटल कार्ड्स 52। आपके फेवर में क्या है, ब्लैक क्वीन, और ब्लैक क्वीन होती कितनी है 2, टोटल फेवरेबल कार्ड्स सिर्फ 2। और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है फेवर अपॉन में टोटल, तो कितना हो गया फेवर 2, टोटल कितना 52, कैंसिल करा तो 1/26। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई 1/26। सो ये यहीं तक था हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 तक था हमारा पार्ट नंबर जो हमारा ए था। सो आई होप आप लोगों को पार्ट नंबर ए जो था हमारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है हर एक बात को बताने की, मैंने कोशिश की है हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और कोशिश भी ये भी की हम लोगों ने कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, सो दैट सारी चीजें आप लोग जल्दी से सीख पाए और जल्दी से सेक्शन 2 पर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूं आप लोगों से सेक्शन 2 में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो मेक श्योर करिए आप लोग जल्दी से पहुंचे चैनल पर और देखें कि कब कब क्लासेस चल रही हैं, और ज्वाइन कर लें हमारा क्रैश कोर्स। सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा। चलिए बच्चा लोग, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान। बाय टू ऑल ऑफ यू।